चलिए, अस्सलाम वालेकुम। Okay, my name is Momin and I am one of the faculty members here and I teach geography. Clear? सब ठीक हो अच्छे से? हाँ, चलिए, let's talk about the topic which I have been given, that is जो मैट्रिक्स हैं, मैट्रिक्स ऑफ CSE है ना, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। क्लियर? देखो, आपको मैं ये चीज़ क्लियर करूँगा कि ये जो एग्जामिनेशन है, इट्स ऑल अबाउट व्हाट। डोंट थिंक इट्स ऑल अबाउट वर्किंग वेरी हार्ड, कि मैं बहुत मेहनत करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करूँगा। इट्स नॉट ओनली अबाउट दैट कि आप सिर्फ हार्ड वर्क ही करोगे, बल्कि इट्स अ साइकोलॉजिकल वॉर। मैं यहाँ पर नोट करके लिखता हूँ कि ये ओनली नहीं है, नॉट ओनली आई विल राइट हियर, नॉट ओनली वर्किंग हार्ड, है ना। तो हर कोई यही सोचता है कि मुझे बहुत मेहनत करनी है, बहुत मेहनत करनी ना, मेहनत तो करनी है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो सिर्फ यही नहीं है, बल्कि एक चीज़, अच्छी चीज़ है जिसको हम कहते हैं इट्स अ साइकोलॉजिकल वॉर। मैं क्यों कहता हूँ इसको इट्स अ साइकोलॉजिकल वॉर? इसका रीज़न ये है कि 99% जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, 99% जो है ना, वो इस एग्जामिनेशन से बाहर चले जाते हैं एट द एंड ऑफ द डे। क्लियर? सो व्हाट परसेंट इज सिलेक्टेड? 1%। डोंट से कि सर आप कहते हो कि 1% सिलेक्ट हो जाएगा, और कितना हो जाएगा सर? हमारे पास 700 पोस्ट हैं, हमारे पास 800 पोस्ट हैं, हमारे पास 900 है, मैक्सिमम यू कैन हैव व्हाट 1000 पोस्ट। अगर हमारे पास 1000 भी मैं मान लेता हूँ, 1000 पोस्ट भी हमारे पास हैं, लेकिन कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इसके लिए अप्लाई करते हैं? आई विल टेल यू, इट इज़ अराउंड 11 लाख स्टूडेंट्स जो है ना, या उससे भी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इसमें अपियर होते हैं, लेकिन पास कितने होते हैं? 1000, 700, 800। अब आपका क्वेश्चन फिर से यही होगा कि सर जब इतने ही पोस्ट हैं तो इतने ही सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर इस साल कोई बच्चा एग्ज़ाम हॉल में बैठा हुआ है, इसका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, क्लियर, इसका फेल हुआ, क्या ये ज़रूरी है कि सेकंड अटैम्प्ट में इसका हो जाएगा? होना चाहिए ना। अगर आप ये सोचते हो कि हार्ड वर्क है, बस हार्ड वर्क ही करना है, बस एग्जामिनेशन खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, दैट इज़ रॉन्ग। दैट्स वाई आई सेड इट इज़ अ साइकोलॉजिकल वॉर। वाई? बिकॉज यूपीएससी जो है ना, यूपीएससी हमेशा क्या करती है, वो फिल्टर आउट करती है, वो निकालती है बाहर। क्यों निकालती है बाहर? क्योंकि उसको वही चाहिए जिसको बर्दाश्त होगा। बर्दाश्त सिर्फ आपको, देखो, आपको कल जब आप ऑफिस में होंगे ना, तो आपको वहाँ पर सिर्फ आपको वहाँ पर बहुत सारी परेशानी होंगी। एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाना है, फॉर एग्जाम्पल टुमारो यू आर अ डीसी, मुझे घर को नहीं चलाना है, मुझे एक डिस्ट्रिक्ट को चलाना है, तो डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप देखो अपने घर में कितने मसले मसाइल हैं, खाना पीना, खर्च करना, बच्चों का, बीवी का, माँ बाप का, अपना, तो सब ये आप देखते हो कि इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। टुमारो आप डीसी हैं, आप एक जिम्मेदार हैं एक डिस्ट्रिक्ट के, आपको पूरा डिस्ट्रिक्ट चलाना है। द मोमेंट यू आर रनिंग ए डिस्ट्रिक्ट, आप मुझे बताएं कि कितने मसले मसाइल होंगे। हाँ, तो हर घर की परेशानी आपके सामने आएंगे, आप बताएं आप उस वक्त क्या करेंगे? तो हैंडल करना है ना, प्रेशर को हैंडल करना है। इसीलिए यूपीएससी ने क्या किया, एक वास्ट सिलेबस दिया है, आप पहले से ही बर्दाश्त करना सीख जाते हो, आप पहले से ही इंटरव्यू फेज से जाते हो, प्रीलिम्स फेज से जाते हो। आपको इतने स्टेज क्यों रखे गए हैं? द रीज़न बीइंग दैट इज़ कि जो हमारा काम है असल में बर्दाश्त का ही काम है। तो बर्दाश्त करना पहले से यूपीएससी सिखाती है। क्लियर? सो इसलिए मेरा पॉइंट ये है कि यूपीएससी ने क्यों इतना सिलेबस लंबा रखा है, उसका कुछ रीज़न होता है। यूपीएससी क्यों फिल्टर करती है, उसका भी कुछ रीज़न होता है। हम क्यों कहते हैं कि सिर्फ हार्ड वर्क ही नहीं करना है, हमें और भी कोई चीज़ करना है। आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, हार्ड वर्क नहीं करना है, लेकिन किस तरह करना है, किस तरह पढ़ना है, इसीलिए हम यहाँ पर सब आए हैं, बैठे हैं मिलने के लिए। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ बोलता हूँ कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर मैं सिलेबस की बात ही करूँ, लेकिन सिलेबस से पहले मैं ये बात करता हूँ कि जो आपका माइंड सेट है, वट एवर द माइंड सेट यू हैव, यही माइंड सेट डिटरमाइन करती है, क्या डिटरमाइन करती है आपका फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, आप कितने हो यहाँ पर, जितने लोग आप यहाँ पर हो, सब क्यों नहीं है? कल आपने दे दिया एग्ज़ाम, आई होप एग्ज़ाम दे दिया, तो अगर आपने कल एग्ज़ाम दे दिया, उनमें से सब लोग यहाँ पर क्यों नहीं है? द रीज़न बीइंग दैट इज़ आपका माइंड सेट जो है ना, वो सही नहीं था। द मोमेंट आपने माइंड सेट को बनाया, वही माइंड सेट आपका क्या करती है, फ्यूचर डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आज आया हूँ यहाँ पर, मैं आई हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है, आपने अपने दिमाग को बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, आई टेल दीज थिंग इन द क्लासरूम इवन, कि एक लड़का होता है, एक पागल लड़का होता है, वो रास्ते जा रहा है विदाउट कपड़े। आप क्यों नहीं जाते हो? मैं क्यों नहीं होता हूँ कपड़े के बगैर? तो जो मेरी बॉडी का वैल्यू है ना, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन माइंड। अब मेरा दिमाग ही अगर ख़राब हुआ तो फिर बॉडी का वैल्यू होता ही नहीं है। सिमिलरली, कोई बच्चा ऐसा होता है क्लास में जो पहले ये सोचता है कि मुझे क्या करना है, उसने पहले से माइंड सेट बनाया है कि मुझे क्या करना है। द मोमेंट आप माइंड सेट को बनाते हो ना, आपने बनाया, आपने किया डिसाइड कि मुझे क्या करना है, तो अगर उसी हिसाब से ही आप आगे भी चलते हो। एक हो गया कि मैंने माइंड सेट बनाया कि मुझे करना है, 2 महीने के बाद
मैं हार गया, 3 महीने मुझे निकल गए फिर हार गया, 4 महीने निकल गए हार गया। तो ये हर किसी को होता है, ये ऐसा ही नहीं होता कि सिर्फ मुझसे हुआ या आपसे हुआ है। मुझे लगता है जितने भी एस्पायरेंट्स हैं ना इस चीज़ के लिए, ये लगभग 99% को, क्या मैं कहूँगा 90% को हो जाता है। छोड़ते हैं पहले ही 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद, 6 महीने के बाद। क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उनको बर्दाश्त करने की आदत है ही नहीं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, डरना नहीं है ना, इसको समझते ना कि कैसे पढ़ना है, इसको किस तरह पढ़ना है, किस तरह अखबार पढ़ना है। सो माइंड सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने माइंड सेट बनाया, आपका डिटरमाइन होता है आपका फ्यूचर। मैं ये भी कह सकता हूँ जो आपकी सक्सेस है ना, जो आपका सक्सेस है वो किस पर है, वो डिपेंड है आपकी सक्सेस से डिपेंड किस पर, आपके अगेन माइंड सेट पर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर 2 लाइन्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक माइंड सेट बनाओ, अपना जहन बनाओ कि मुझे क्या करना है, मुझे आगे जाके क्या करना है। इसलिए मैं कल भी ये बोलता था कि अगर आप कितने भी एजुकेटेड हैं, कितने भी आपके पास स्किल्स हैं, लेकिन मार्केट इतनी बहुत बाहर ख़राब है, स्किल होने के बावजूद भी जॉब नहीं मिलता है। आई होप आप बहुत अच्छे से इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे। आप कितने भी अच्छे अंदर हो, बाहर जाते हो आप, मार्केट नहीं है, जॉब नहीं मिलता है, कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। सो अपने आप को सिक्योर करने के लिए, मैं कहता हूँ दुनियावी लिहाज से सिक्योर करने के लिए आपको कोई ना कोई जॉब लेने की ज़रूरत होती है। मुझे क्या, हर किसी को ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अगर आप में से कोई, किसी का बाप या किसी की माँ अगर होगी किसी डिपार्टमेंट में, उसका जॉब अगर छोटा ही होगा, वो अपने ऑफिसर को जब देखती है ना, या देखता है फादर और मदर, वो कहता है काश मेरा बच्चा जो वो इस पोस्ट पे होता, क्योंकि खुद उसको पता है कि मैं ये नहीं कर पाई, मैं ये नहीं कर पाया, कम से कम मेरा बच्चा जो है ना वो कर पाए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई हैव चिल्ड्रन, मेरा नहीं हुआ ना, मैं ये सोच के बैठा हूँ कि अगर मेरा ना हुआ कम से कम मेरे बच्चों का हो जाए। सिमिलरली आपका माँ बाप भी ऐसे सोचता होगा कि अगर मेरा ना हुआ कम से कम मेरा, अगर मैं डिपार्टमेंट में हूँ, मेरी जॉब लो है, लेकिन जो मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मैं चाहता हूँ कि जिस तरह वो ऑफिसर आ रहा है, सिमिलरली मैं भी चाहता हूँ कि मेरी बेटी और जो मेरा बेटा जो है वो भी इसी पोस्ट में ही आए। उसकी तमन्ना होती है, खुशी होती है। मे बी आपके माँ बाप ने आपको यहाँ पर क्यों भेजा, रीज़न बीइंग दैट इज़ कि कुछ ना कुछ तो उनके जहन में आया है ना कि मैं बच्चे को क्यों भेज रहा हूँ, मैं उसको क्यों यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, अब घर से दूर क्यों छोड़ रहा हूँ, खाना खाएगा या नहीं खाएगा। तो सिमिलरली मैं सोचता हूँ कि अगर वो आपके बारे में सोचते हैं इतना, कि आपको भी उतना ही सोचना चाहिए। यस सर, नो भाई आज आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। हम क्यों वर्कशॉप्स करते हैं, वाई डू वी डू वर्कशॉप्स, वाई सेमिनार्स? बिकॉज मैं आपको बार बार यही कहता हूँ, उनकी कल की क्लास में भी यही कहा मैंने कि इसमें ना तो आपको कुछ पढ़ाया जाएगा ना कुछ, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी होती है कि जो आपके माइंड को ट्रिगर करती है। हाँ मुझे बात ना दिल में बैठ गई, अब मैं कोशिश करूँगा क्या तैयारी करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है। अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं सिलेबस की बात करता हूँ, ह्यूज है ना, बहुत ह्यूज है। आपको सिलेबस को याद करने में ही महीने चले जाएंगे, महीने, मोर देन 1 मंथ 2 मंथ्स आपको चले जाएंगे। सिलेबस इतना ह्यूज है कि पहले से प्रेशर बढ़ता है कि यार मैं क्या करूं। फॉर एग्जांपल आपको बड़े बड़े कंपोनेंट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है ना, इकोनॉमी है ना, साइंस एंड टेक है ना, EVS वगैरह वगैरह, ये बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। प्लस आपको अलग से CSAT भी पढ़ना है ना, मैथ्स कमज़ोर है तो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है, रीजनिंग कमज़ोर है रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे कि मेरा, अगर मैं खुद का कहूँगा, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं था, मैं रीजनिंग और मैथ्स से करता था, मैं इंग्लिश को देखता ही नहीं था। किसका इंग्लिश अच्छा होगा ना, वो मैथ्स को नहीं देखता है ना। लेकिन समझ लेना कि आपको हर 3 पार्ट्स आपको कोशिश करनी अच्छा करने की, तब जाके बात बनती है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश मुश्किल आया तो क्या करेंगे, आपको इंग्लिश अच्छा आता था, एसेज आपको आते हैं लेकिन एसेज मुश्किल आ गए तो क्या करेंगे आप। मैथ्स आपको अच्छा आता है, आप ये सोच के चलते हो कि मेरा मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स पर ही मैं CSAT को क्वालिफाई करूंगा, अगर मैथ्स उस साल मुश्किल आया तो क्या करेंगे आप। तो आप डिपेंड ना करें अपने आप को एक ही चीज़ पर, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें हर एस्पेक्ट के हिसाब से। अगर मैं ये बोलूँ कि कैसे पढ़ना है, किस तरह पढ़ना है, किस तरह आपको मेमोराइज, किस तरह आपको याद रहेगा, उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल जब मैंने कहा कि सिलेबस बहुत ह्यूज है तो कैसे पढ़ेंगे, आपको साथ साथ अखबार ही पढ़ना है, आपको साथ साथ करंट अफेयर्स पढ़नी है, तो इतना कैसे याद आपको रहेगा। तो इसके लिए भी कोई चीज़, ऐसी चीज़ होती है कि जिससे आपको याद रहेगा। मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि जब एक बच्चा ये कहता है कि मुझे हिस्ट्री पसंद नहीं है, मुझे ज्योग्राफी पसंद नहीं है, मैं इसे नफरत करता हूँ, समझ लेना कि जिस दिन आपकी नफरत होगी ना सब्जेक्ट के साथ, समझ लेना उससे पहले ही सब्जेक्ट को नफरत होगी आपके साथ। इसलिए हमें नफरत होती है ना, हमें क्यों नफरत होती है किसी और के साथ, क्योंकि उसको पहले से उसको नफरत हो गई आपके साथ। द डे आपसे आप कहेंगे कि मुझे ज्योग्राफी अच्छी नहीं लगती, मैं नफरत करता हूँ ज्योग्राफी, मुझे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता है, तो ये समझ लेना कि आप नफरत नहीं करते, पहले ज्योग्राफी ने आपको नफरत किया था, इसलिए आप फिल्टर आउट हो गए। वही UPSC वही क्या करती है, फिल्टर आउट करती है, आपको बाहर निकालती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द की जो हमारे लिए की है, वन इज सिलेबस एंड सेकेंड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, PYQs।
कि यही है सिलेबस प्लस PYQ। फॉर एग्जांपल आपने सिलेबस देखा बहुत बला 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 बहुत लंबा है, लेकिन PYQ ही आपको हेल्प करती है इस सिलेबस को समझने के लिए। आपको पैटर्न समझ में आता है कि अगर इस साल ये क्वेश्चन आया है अगले साल क्या आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहूँगा कि अगर आपको कोई चीज़ पढ़नी है ना, इफ़ यू वांट टू रीड एनीथिंग स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक। आपको बेसिक से स्टार्ट करना होगा। आई विल से NCERT, ऑलवेज NCERT। चाहे NCERT से क्वेश्चन आए या ना आए, बट NCERT आपको पढ़नी है। क्यों नहीं आएगा? NCERT से ही क्वेश्चन आता है मैक्सिमम, ना आए लेकिन ऊपर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको बेस तो होनी चाहिए ना। फॉर एग्जांपल मैं पहले दिन ही आऊँगा, मैं बोलूँगा क्लाइमेटोलॉजी के बारे में पढ़ाऊँगा, लेकिन व्हाट इज ज्योग्राफी हमें सब मालूम नहीं है। तो क्लाइमेटोलॉजी को क्या करना है, ओशनोग्राफी को क्या करना है, मॉनसून को क्या करना है, जब मुझे पता ही नहीं व्हाट ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट। क्लियर? सो NCERT बेस है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ बिल्डिंग, है ना, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर आपको बिल्डिंग बनानी है तो बिल्डिंग को आपको हमेशा हवा में बनानी है कि बेस पर बनानी है? बेस पर बनानी है। तो बेस हमारे लिए क्या है भाई? NCERT। अगर हम अपने आप को बना रहे हैं एज अ बिल्डिंग फॉर UPSC, तैयार करते हैं अपने आप को, दैट इज NCERT। फिर आपको टीचर बोलेंगे कि कौन सी NCERT लानी है, कौन सी नहीं लानी है, किस बुक के लिए क्या लाना है, क्या नहीं लाना है। तो ये आपको सारे टीचर्स आपको अपना सब्जेक्ट जो है वो जो डील करते हैं सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल IT ज्योग्राफी, आई विल टेल यू कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है आपको, ठीक है ना। दूसरा टीचर पढ़ रहा था हिस्ट्री, वो आपको पढ़ाएगा, बोलेगा कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको। लेकिन जैसे कि मैं आपको एक बात यहाँ पर कहता हूँ कि कैसे हम PYQ को ऐसे मान लेंगे, एक रास्ता मान लेंगे कि जिससे हमें हेल्प हो जाएगा कि आने वाला जो क्वेश्चन होगा कि वो कैसा होगा। फॉर एग्जांपल रैंडम क्वेश्चन में उठाऊंगा। फॉर एग्जांपल आई हैव एन क्वेश्चन कॉल्ड IAS का क्वेश्चन एक है जो पिछले साल आया है। फॉर एग्जांपल देयर इज एक क्वेश्चन आया था जो एसेंशियल मीनिंग क्या है। आप में से कौन सा पॉलिटी बैकग्राउंड है? एसेंशियल मीनिंग क्या है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ये आपकी NCERT में भी लिखा है। सुना है कभी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? कोई पॉलिटी का बैकग्राउंड है? नो। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ सुना है? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड लॉ सुना है? नो, नेवर एवर। सो अगर मैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करता हूँ, देखो मेरी बात समझ लेना। एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर A आया था कि इसमें लिखा है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जब आप ड्यू प्रोसेस पढ़ेंगे, जब आपको सर पढ़ाएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, उसमें आप पढ़ते ही हो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। लेकिन और ऑप्शन पढ़ने से पहले आप इसी को मार्क करते हो, इट इज रॉन्ग। क्योंकि आप पढ़ते हो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। क्या इसका मतलब ये हुआ कि यही आंसर है? नहीं, आपको और भी ऑप्शन देखने होंगे। जैसे दूसरा ऑप्शन था, आई वुड से प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। ये भी आप पढ़ते हो इसी के अंडर, जबकि अलग कॉन्सेप्ट भी है, लेकिन ये भी आता है इसमें। थर्ड वहां पर लिखा है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ, ये था थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन इज इक्वलिटी बिफोर लॉ। जब मैं इसको देखता हूं तो यहां पर नहीं लिखा है ना ऑल ऑफ द अबव, नहीं लिखा है ऑल ऑफ द अबव। तो जब मैं चारों के चारों ऑप्शन को देखता हूं तो मुझे सब के सब आते हैं। लेकिन सवाल क्या है? सवाल में लिखा है व्हाट इज द एसेंशियल मीनिंग ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो यहाँ ये जो एसेंशियल वर्ड है, यहाँ से ही आपको आंसर करना होगा। आप जब प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पढ़ते हो, ये भी इसमें आता है, ये भी इसमें आता है, ये भी आता है और ये भी आता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है व्हाट्स एसेंशियल मीनिंग। एसेंशियल मीनिंग देखो क्या है, ड्यू प्रोसेस लॉ में ये एक हिस्सा है, एक पार्ट है। क्या ये पार्ट पूरी चीज़ को एक्सप्लेन करेगा? नो, ये एक इस कॉन्सेप्ट के एक हिस्से को एक्सप्लेन करता है। ये इसी कॉन्सेप्ट के अगर मैं इस ऑप्शन को देखता हूँ तो एक और कॉन्सेप्ट, एक और पार्ट को एक्सप्लेन करता है। क्या इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब यही है? ठीक है ना। सिमिलरली आप इसको देखते हो, इसको देखते हो। अब मैं चारों को किसको ऑप्शन मार्क करूं एज अ राइट आंसर, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए दिस इज राइट हैज बीन रिटन इन NCERT आल्सो। अगर आप NCERT को आराम से पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ते हो, सॉरी, अगर आप NCERT को अच्छे से पढ़ते हो ना, यहाँ पर लिखा है एसेंशियल मीनिंग क्या है। देखो ये भी आता है इसी का पार्ट, ये भी आता है इसी का पार्ट, बट द थिंग इज दिस जो ये है फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ जो है, यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ असली मतलब यही है। देखो ये फेयर एप्लीकेशन ऑफ लॉ है ना, इसमें ये भी आता है, इसमें ये भी आता है, इसमें ये भी आता है। तो अब राइट आंसर कौन सा है? देखो ये नहीं आता ना इसमें, किया था इसमें। देखो ये भी पार्ट है, ये आता है इसमें, ये भी पार्ट है, ये भी आता है इसमें, ये भी पार्ट है, ये आता है इसमें। अब आंसर कौन सा सही है? आंसर यही है ना सही। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि जो इसकी असली मतलब है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इसका हिस्सा है, ये भी इसका हिस्सा है और ये भी इसका हिस्सा है। फिर क्या रहा मुझे? फिर रहा ये। तो ये तीनों चीज़ें इसमें आती है और ये चीज़ खुद आती है किसमें?
ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में। ऐसे करके हमें समझना है टॉपिक को। या मैं ऐसे और एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आपने कभी सुना है वी पीपल वी सिटीजन्स हैव द राइट कॉल्ड राइट टू प्राइवेसी? प्राइवेसी सुना है? देखो आर्टिकल 21 में देखो क्वेश्चन आया था कि बोलिए किस आर्टिकल में, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिस आर्टिकल में आपको प्राइवेसी आता है? क्या आता है? प्राइवेसी आता है। ये आया है क्वेश्चन, किस आर्टिकल में? वहाँ पर लिखा है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 20, 21। ये आंसर है, ये ऑप्शन है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21। तो कौन सा आंसर सही है? आंसर ये सही है, आंसर ये सही है। पर समझना क्या है? क्वेश्चन आया है ना, समझना क्या है? मगर वट वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंड करना है कि ये तो ठीक है, आप 14 कोई पढ़ रहे हो, 15 कोई पढ़ रहे हो, 19 कोई पढ़ रहे हो, बट व्हाट अबाउट 21? 21 में क्या लिखा है? 21 में लिखा है प्राइवेसी। यस और नो? बस प्राइवेसी लिखा है। आपको और भी प्रोविजंस को देखना होगा कि और क्या लिखा है 21 में। जैसे 21 में लिखा है लाइफ, 21 में लिखा है पर्सनल लिबर्टी, है ना? तो 21 में लिखा है प्राइमरी एजुकेशन, है ना? 21 में लिखा है फॉर एग्जाम्पल राइट अगेंस्ट सॉलिटरी पनिशमेंट। क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जब आपको जेल में रखा जाता है तो आपको बाकी जितने भी जेल में होते हैं उनसे अलग आपको रखते हैं। दैट्स कॉल्ड सॉलिटरी पनिशमेंट। फॉर एग्जाम्पल राइट अगेंस्ट आई विल से क्रिवल पनिशमेंट। क्रिवल पनिशमेंट का मतलब है कि आपको अजाब किया जाता है वहाँ पर, कि आपका खतरा होता है जान का। तो ये भी लिखा है आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21 में लिखा है राइट अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें लिखा है। क्रिवल पनिशमेंट के बारे में लिखा है, हाँ, राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग। आपने सुना होगा ना या देखा होगा कि जब एक मुजरिम कोई गलती करता है तो उसको हथकड़ियाँ पहनते थे, फिर मार्केट से लिया जाता है उसको। आजकल ऐसा होता है? आजकल नहीं होता ना, क्योंकि लोगों को अब अवेयरनेस होगी कि अगर आप गलती भी करते हो आपको पुलिस वाला पकड़ेगा, ले जाएगा कहाँ पर? पुलिस स्टेशन। वहाँ से आपका FIR कट जाता है। उसके बाद डिसाइड कौन करती है पनिशमेंट? पुलिस और कोर्ट। कोर्ट ऑलवेज डिसाइड द पनिशमेंट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, देखो क्वेश्चन आया था सिर्फ किसके बारे में? प्राइवेसी के बारे में। किस में लिखा है? सीखा क्या हमने? नहीं, हमें आर्टिकल 21 में अगर प्राइवेसी के बारे में लिखा है तो और क्या चीज़ें इसमें लिखी गई हैं वो भी हमें समझना है। फॉर एग्जांपल कभी कभार हम कहते हैं कि दफ़ा 144, कश्मीर में ये बहुत फेमस है। क्या होता है दफ़ा 144? कि 4 लोग इकट्ठा नहीं जाएंगे। वहाँ पर ये सवाल नहीं आएगा ना, वहाँ पर सवाल आएगा व्हाट इज़ 143, इसकी अगल बगल में सवाल आएगा। व्हाट इज़ 145, इसके अगल बगल में सवाल आएगा। तो ऐसे करके हमें समझना है। या मैं और एक क्वेश्चन देता हूँ कि एक बार सवाल आया था, आई होप कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यस, तो मैं समझा रहा हूँ कि कैसे पढ़ना है हमें। और एक सवाल आया था फॉर एग्जाम्पल जो लाहौर सेशन है, लाहौर सेशन जो है वो हुआ था 1929 में, है ना? सवाल आया था कि 4 ऑप्शन थे, सवाल आया था कि इसका प्रेसिडेंट कौन था? तो सबको पता है जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है। आपने लिखा जवाहरलाल नेहरू, वहाँ पर ऑप्शन था तिलक, वहाँ पर ऑप्शन था जवाहरलाल नेहरू, वहाँ पर ऑप्शन था मोतीलाल नेहरू। हमें मालूम है 100% जवाहरलाल नेहरू जो है ना उसी ने ही सेशन किया। अब समझा क्या हमने? चलो ठीक है, क्वेश्चन तो हमें आया। ये तो आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को देखा, उसको देखने के बाद आपने आगे करके क्या समझा? आपको ये समझना है जो ये किसका सेशन था, मतलब किसका? हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब आपको क्या करना है? आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में और सेशन के बारे में जानना है। फलानी सेशन में कौन था प्रेसिडेंट, उसमें क्या क्या डिबेट हुआ, फलानी सेशन में कौन था, फर्स्ट मुस्लिम कौन था, फर्स्ट वुमेन कौन थी, है ना? कौन ऐसा था जिसने कभी ज्वाइन ही नहीं किया इंडियन नेशनल कांग्रेस, आई मीन से कि इन सेशन को ज्वाइन ही कभी नहीं किया, तो ऐसा कौन था? तो ये चीज़ें आपको समझा रही है। अगर लाहौर सेशन पर क्वेश्चन आया है तो मैंने समझा क्या? समझा मैंने ये कि आगे जाके सेशन में और भी कोई सवाल आ सकता है। आई विल टेल यू 2005 में सवाल आया है। आई विल टेल यू 2016 में, सॉरी 2006 में क्वेश्चन आया है, ठीक है ना? 2000 आई थिंक 16 में परहैप्स। हाँ, तो क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो क्वेश्चंस कैसे आए हैं? क्वेश्चन कभी नहीं आएगा लाहौर सेशन के बारे में, वो आया, वो ख़त्म। सीखा क्या? मगर हमने सीखा ये कि इसके ऊपर भी कोई क्वेश्चन आ सकता है और आया भी है। फॉर एग्जांपल जो अगर मैं 2023 की बात करता हूँ या 2024 की बात करता हूँ, 2023, 2024 और 2022 में जितने भी क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकॉनमी हो, जो भी सब्जेक्ट हो, इस पर क्वेश्चन आया है, तो अगला क्या हो सकता है?
अगर आपको ये इवैल्यूएशन करना आए ना तो फिर चीज़ें जो है ना वो ईजी हो जाती हैं। अच्छा, सेकंड थिंग इज़ कि आपको लगता है कि द मोमेंट आई स्टार्ट रीडिंग अ बुक, मुझे पहले पहले पढ़ने में अच्छा ही नहीं लगता है ना। ऑब्वियसली आप हो साइंस बैकग्राउंड से, आप पढ़ते हो जोग्राफी, आप हो जोग्राफी बैकग्राउंड से, आप पढ़ते हो हिस्ट्री, यानी आपको अपना माहौल ही चेंज करना पड़ता है, आपको सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है। जब आपको सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल आप फैमिलियर हो किसी सब्जेक्ट के साथ, मेरा सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल फिजिक्स, अगर मेरा सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल फिजिक्स है तो मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर उर्दू, मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ फॉर एग्जांपल जोग्राफी, मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर हिस्ट्री, तो फिजिक्स वाले को हिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है? कुछ है ही नहीं। आप वहाँ पर पढ़ते थे न्यूमेरिकल्स, यहाँ पर आप पढ़ रहे हो बाल गंगाधर तिलक, कोई मैच नहीं है ना, नो मैच एट ऑल, लेकिन तब भी आपको पढ़ना पड़ता है। वाई? बिकॉज व्हेन यू कम अक्रॉस हिस्टोरिकल फैक्ट्स, आपको पता चलता है कि पुरानी बादशाहों ने क्या गलतियाँ की हैं, लीडर्स ने क्या गलतियाँ की, ताकि आगे वाले पीरियड में हमें गलती ऐसे न हो। बाबर ने कौन सी गलती की, अकबर ने कौन सी गलती की, शिवराज चौहान ने कौन सी गलती की, पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी गलती की, हाँ मोदी ने कौन सी गलती की, आगे जाके गलती ऐसे ना हो जाए, ठीक है ना। अगर मोदी कह रहा है कि 2024 में मेरा 23 में मेरा 5 ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएगा, है ना, फिर 24 में कहा कि हो जाएगा, अब 25 में भी कह रहा है कि मेरा हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ से अमित शाह जी कहते हैं कि 27 में होगा, तो इसका मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ वो उसको प्रॉब्लम है, लैग कर रहा है कुछ, जिसकी वजह से उसका बोलना प्रॉपरली नहीं होता है। आई होप कि एवरीवन इज गेटिंग माय पॉइंट। सो इससे आप क्या, जैसे कि आप पॉलिटी पढ़ते हो, इस पॉलिटी से क्या पता आपको चलता है, आपको पता चलता है लॉज एंड रेगुलेशन के बारे में, आपको हर आर्टिकल पर नज़र होती है, आपको पता है कि अगर मैं कोई ऑफिसर हूँ कल, मैं मेरे लिमिट्स क्या हैं, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। सो आपको ये सब चीज़ें पता चलती है। कल आपको IFS फॉरेन सर्विस, हाँ, या फॉरेस्ट सर्विस, आप EVS यहाँ पढ़ते हो, यहाँ से आपको यहाँ इन चीज़ों के बारे में पता चलती है। आपको UPSC मल्टी डायमेंशनल बनाता है, यस सर नो। आप वहाँ फिजिक्स पढ़ते हो, ओनली यू नो ओनली अबाउट द फिजिक्स। यहाँ पर आप क्या पढ़ते हो, हिस्ट्री भी पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, इकोनॉमी पढ़ते हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ते हो। आपको हर, फॉर एग्जांपल कल आपको साइंस टेक्नोलॉजी का डिपार्टमेंट मिल गया, तो आप क्या करेंगे वहाँ पर? यहाँ से आप आर्ट्स वाले हो, लेकिन आपने पढ़ा है ना साइंस टेक्नोलॉजी, आपको पता है कि कैसे हम मिसाइल को लॉन्च करते हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है, कितना हमें पावर चाहिए, क्या एटमॉस्फेयर चाहिए, क्या क्लाइमेट में क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, ये सब आपने पहले से पढ़ा हुआ होता है, तब जाके आपको डिपार्टमेंट का दिक्कत नहीं होती। नो डाउट यू हैव ट्रेनिंग एट ऑल, तो आपको ट्रेनिंग्स भी होती है, लेकिन सीखते हैं ना आपको UPSC मल्टी डायमेंशनल बनाता है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर आपने क्वेश्चन को देखा है, आपको क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करेंगे? देखो, ये मुझे पता है क्वेश्चन था, मुझे पता है इसका आंसर क्या था, लेकिन आप क्वेश्चन को आगे जाके कैसे सॉल्व करेंगे? इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक इज XYZ, दिस इज टॉपिक XYZ टॉपिक को आप कैसे पढ़ेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आप पढ़िए पहले NCERT, तो आपने NCERT खोली, चाहे हिस्ट्री हो, जोग्राफी हो। फॉर एग्जाम्पल आपने क्लास 11th की आपने जोग्राफी खोली, तो आपने खोली, वहाँ पर लिखा है, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पर लिखा है मानसून के बारे में, मानसून के बारे में कोई लाइन लिखी गई है, चलो 2 लाइन लिखी गई है मानसून के बारे में। आपने क्या समझा व्हाट्स मानसून? आपने यही समझा ना, इस पर जो लिखा है बस इतना ही समझा ना। आप अपने दिमाग को खोलो, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। जब आप अपने आप को सवाल पूछना स्टार्ट करेंगे ना, तब जाके बात बनती है। अगर आपने रिस्ट्रिक्ट किया अपने आप को बस इन्हीं 2 लाइन के पीछे, फिर तो काम नहीं बनेगा। सेकेंड थिंग इज़, मैं कुछ दिन पहले जम्मू में था, तो वहाँ एक लड़का मुझे मिला, मैं असल में दोस्त के साथ गया था, वो वहाँ पर रहता था हॉस्टल में। तो वो जब मैं वहाँ पर गया, मैं खाना हम खा रहे थे, वहाँ पर एक लड़का था, मैंने उसको ऐसे ही पूछा कि आप क्या करते हो? उसने मुझे कहा कि मैं तैयारी करता हूँ। मैंने कहा किस चीज़ की? बोला कि मैं SI की तैयारी करता हूँ। मैंने कहा कि कहाँ पढ़ते हो? बोला कि मैं खुद पढ़ता हूँ। मैंने कहा ठीक है, तो क्या किस बुक से पढ़ते हो? बोला कि जो मेरे कज़न हैं, उनको 5-6 साल पहले हुआ था SI में, उसकी नोट्स पढ़ता हूँ। डज दैट मीन कि उसका सिलेक्शन हो गया उस नोट्स पर, आपका भी हो जाएगा? तो ये पागलपन है, इसको मैं कह सकता हूँ इट्स अ पागलपन, कि आप ये मत समझो, नोट्स हमेशा अपने बनाओ। आप बुक्स पढ़ो, टीचर से नोट्स ले लो, या टीचर जो आपको पढ़ाता है, बुक्स जो आपको टीचर बोलता है, करंट अफेयर्स मैगजीन जो भी आपके सामने हैं, आप उनको देख के उसके बाद क्या करें, उसके बाद आप पढ़ो। अगर आप किसी और के नोट्स पर खुद पढ़ रहे हो, उसकी सिलेक्शन हुई है ना हुई है, फिर आप ये कहते हो कि मेरी भी सिलेक्शन हो जाएगी, तो इट्स रॉन्ग। यहाँ पर मैं एक चीज़ बात यहाँ पर एडिशनल बोलता हूँ कि UPSC जब भी सवाल रखती है ना आपके सामने, प्रीलिम्स का जो भी सवाल होगा, से फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसा क्वेश्चन दिया गया है कि UPSC करती है, वो क्या करती है, वो हमेशा क्या करती है, ABCD, वो आपके अंदर सवाल पढ़ते पढ़ते वो आपके अंदर ऐसी फीलिंग वो क्रिएट करता है कि आप फीलिंग की बुनियाद पर वो करता है ना, ऐसे क्वेश्चंस वो डिज़ाइन करता है कि आपकी फीलिंग उठे। ऐसे आप मार्क करोगे C को आंसर, पर C होता है 100% रॉन्ग आंसर।
इसका मतलब क्या निकला? ये मतलब ये निकला कि हमें जब भी क्वेश्चन सामने होता है तो हमें होशियारी करनी है। होशियारी क्या होती है? होशियारी ये होती है कि अगर मुझे पता है कि यूपीएससी ऐसा सवाल बनाती है जिससे मेरे अंदर वो फीलिंग होगी आंसर सी, पर आंसर सी 100% रॉन्ग होता है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि नेवर गिव आंसर ऑन द बेसिस ऑफ गेस और फीलिंग। जब भी आप गेस की बुनियाद पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हो या फीलिंग की बुनियाद पर सॉल्व करते हो, क्योंकि यूपीएससी ऐसे ही डिज़ाइन करता है ना, ये ऐसे ही डिज़ाइन करता है, आपकी फीलिंग उठे आप मार करो सी को, पर सी होता है हमेशा रॉन्ग आंसर। इसीलिए गेस की बुनियाद पर कभी भी आंसर ना करना। फीलिंग उठी, हाँ इमोशंस बन गए इस सवाल के रिलेटेड सी आंसर, लेकिन उसका आंसर क्या होता है? बी होता है। इसलिए आप थोड़ा सा जब भी आप कल पढ़ेंगे, आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे, तो ख़ास ख्याल ये रखना कि अगर मुझे पढ़ना है तो कैसे मुझे पढ़ना है, हाउ टू रीड, कैसे मुझे पढ़ना होगा। आपको हर कोई लाइन, हर कोई टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। इसको हम कहते हैं मल्टी डायमेंशन। सो मल्टी डायमेंशन, फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज टॉपिक कॉल्ड एक्स, आपको इस हिसाब से ही पढ़ना होगा, इस हिसाब से ही पढ़ना होगा, इधर से ही पढ़ना होगा, इधर से ही पढ़ना होगा, इधर से भी पढ़ना होगा। मल्टी डायमेंशनल के हिसाब से अगर आप नहीं पढ़ते हो, देन डोंट गो फॉर दिस फील्ड। अगर आप यही जो किताब में लिखा है वही समझ रहे हो, बात ख़त्म ना। आपको अपने आप को समझाना होगा। हम क्यों भूल जाते हैं? वाई? बिकॉज हम वो कहते हैं ना कि आंखों में याद कर रखना। आंखों में याद करना होता है कि द मोमेंट यू सी एनी बुक, आप उसको पढ़ना स्टार्ट करते हो, आपको समझ में आने लग रहा है कि आप चलते हो आगे 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 आगे, पीछे क्या याद रहा? कुछ याद रहा ही नहीं। बेटर क्या है? बेटर इज़ आप जब कोई टॉपिक पढ़ते हो हर डायमेंशन के हिसाब से पढ़ते हो, उसके बाद आंखें बंद करो, उसके बाद बताओ कि मुझे क्या याद रहा। जैसे यहाँ पर कुछ लड़के हैं जिनको मैं जानता हूँ, जो हमारे पुराने बच्चे हैं, वो लाइब्रेरी में होते हैं। मैं उनको कभी पूछता हूँ कि क्या किया आज? सर आज हमने बहुत पढ़ा। मैंने कहा क्या पढ़ा? कि आज मैंने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा। तो शाम को मैं उनको बोलता हूँ कि अच्छा बोलो, अगर आपने यहाँ से यहाँ तक पढ़ा, मुझे बोलो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है, मत देखो इसी तरह, अब बोलो क्या है। उसको याद नहीं होता है। तो इसको मैं क्या कहूँ? इसको पढ़ना कहते हैं? पढ़ना इसको नहीं कहते ना, इसको हम कहते हैं कि टाइम ज़ाया करना। आप पढ़ते हो सुबह से लेकर शाम तक, शाम को पूछा जा रहा है कि क्या पढ़ा, वो याद नहीं होता है। बेटर क्या है? बेटर इज़ कि अगर आपको ये होता है ना, बेटर इज़ कि आप कम ही पढ़ो फॉर लॉन्ग आवर्स। आप क्या करते हो? आप बहुत पढ़ते हो फॉर लॉन्ग आवर्स। कम स्टडी वेरी लेस बट फॉर लॉन्ग आवर्स। तो आपको स्टडी करना है मगर क्या? लेस मगर फॉर लॉन्ग आवर्स। जिसको ये बात समझ में आ गई ना, वही बच्चा आगे लेके चलता है। जिसको ये बात समझ में नहीं आई ना, वो सिर्फ, इसको हम कहते हैं ना लोकल लैंग्वेज में खर मेहनत वन चीज़, हाँ खरस मन नखस पे मे पता क्या उस मोबाइल का थो बस पकना क्यों पकना मे पता। सिमिलरली आप ऐसी गलती ना करना, गद्दे की तरह मेहनत नहीं करनी। हाँ मैंने कहा हार्ड वर्क करना है, बट हार्ड वर्क इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन, इट्स अ साइकोलॉजिकल वार। आपको समझना है कि अगर मैं इस टॉपिक को पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ। अगर इतने सालों से इस पर सवाल आया है तो मुझे थीम्स बनाने हैं कि अगले साल किस पर सवाल आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप बताएंगे सर किस तरह। फॉर एग्जाम्पल 2023 में मैं एज अ टीचर मैं एक्सपेक्ट करता था कि क्वेश्चन आएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्वेश्चन आएगा। किस पर क्वेश्चन आएगा? आपने पढ़ा होगा, एक डॉक्ट्रिन है बेसिक स्ट्रक्चर। सवाल यह कि मैं क्यों सोच रहा था कि इस पर सवाल आएगा। मैं क्यों सोच रहा था सवाल इस पर आएगा। ये डॉक्ट्रिन जो है ना, ये आया है 1973 में। कब? मैं सोच रहा हूं 2023 में सवाल आएगा। वाई? व्हाट द लिंकेज? सवाल नहीं आया, पर व्हाट इज द लिंकेज कि मैं ये सोच रहा था कि 2023 में इस पर सवाल बनेगा। क्यों? 1973 से लेकर 2023 तक कितने साल हो गए? 50 साल। तो मैंने सोचा कि 50 साल कंप्लीट हो गए किसी चीज़ को लेके, तो 50 साल के बाद मुझे लगता है सवाल बन सकता है। सो ऐसे करके आपको सोचना है कि हाउ आई हैव टू थिंक, हाउ आई हैव टू रियलाइज़ कि हाँ अगर ये है तो सवाल कैसे बन सकता है। और सिमिलरली आपको ये भी देखना होगा कि न्यूज़पेपर जो है ना, न्यूज़पेपर से आपको पता चलता है कि कौन सा सवाल मेंस में आ सकता है, कौन सा सवाल प्रीलिम्स में आ सकता है। फॉर एग्जांपल आपके पास सिलेबस है ना, सिलेबस। आप पहले सिलेबस को देखना। आज घर जाना, पहली चीज़ घर जाने से पहले आप सिलेबस को परचेज करना, और यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट डाउनलोड करना। और आपको सिलेबस को, वैसे मुझे लगता है कि सिलेबस को खरीदना ही चाहिए। उसके बाद देखो GS1 में मुझे क्या है। जैसे कि GS1 में बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं लाइक ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। GS2 में आपको क्या आता है? पॉलिटी,
हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह वगैरह। GS3 में थोड़ा बड़ा है, उसमें आता है आपको EVS, उसमें आता है आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें आपको आता है इकोनॉमी, उसमें आपको आता है इकोनॉमी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ा सा बड़ा पेपर है। GS4 में आपको आता है फिर एथिक्स। तो आप ये समझो कि GS1 में जो टॉपिक्स हैं, ऐसा टॉपिक अगर 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 न्यूज़पेपर में आया तो मैं पढ़ूंगा, अगर नहीं आया तो मैं नहीं पढ़ूंगा, बात खत्म। GS2 में क्या लिखा है, अगर उसके बारे में कोई टॉपिक आया, फॉर एग्जांपल अभी जो रिसेंटली बिल हुई थी ना, पास करने की कोशिश की थी पार्लियामेंट में, मतलब लास्ट टाइम जो पार्लियामेंट में, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, लास्ट टाइम, उसमें लिखा था वो 1 नेशन 1 इलेक्शन, है ना। पहले आपको समझना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है ना, ये किस पर बिल है, ये कौन सी किस्म की बिल है, इसको कैसे पास किया जाएगा, ये पास क्यों नहीं हुई। अगर आपको हर डायमेंशन आपको समझ में आता है ना, किस मेजॉरिटी से इसको पास करते हैं, क्यों फेल हो गई, व्हाट वाज द रीज़न, तो ये चीज़ें जो है ना, ये चीज़ें अगर आपको समझ में आती है तो फिर आपका काम बनता है, अगर नहीं बना तो फिर मुश्किल है। क्लियर? और गेट मी पॉइंट। नाउ आई विल टेल यू द लास्ट पॉइंट, हाउ टू मेमोराइज द थिंग्स। अगर आप कोई चीज़ पढ़ते हो कि मुझे ये कैसे याद रहेगा, है ना, तो याद रखने के लिए आपको क्या लगता है, पहले सी चीज़ है कि सिलेबस इज़ बल्कि, यस और नो, बहुत बल्कि। हाउ टू मेमोराइज के लिए, हाउ टू मेमोराइज, देखो सबसे पहले मैं चाहता हूं आपसे, जो आप कल करेंगे क्योंकि मैं क्लास में नहीं बोलूंगा, आप जब भी आप पढ़ते हो ना कोई चीज़, आपने यहाँ पर पढ़ा ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, वट एवर सब्जेक्ट, ऐसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिटी इज अ सब्जेक्ट, ऐसे फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री, कोई भी, चलो मैं इन दो को ही लेता हूँ। आप क्या करेंगे जब आप नोट्स बनाते हो ना, एक होता है आप नोट बनाते हो, आप हर कोई चीज़ लिखते हो। जब आप कोई चीज़ किसी टॉपिक को समझते हो, समझने के बाद आपको 10 चीज़ें आपके सामने हैं, 10 में से आपको 6 याद रह गई, 4 याद नहीं रहती, ये भूल जाते हो आप। तो समरी का मतलब ये होता है कि आप एक छोटा सा नोट बनाएंगे, उसमें वही 1 2 3 4 पॉइंट लिखेंगे। तो आपने जो पहला नोट था उस पर कितने थे, 10 पॉइंट्स, यहाँ पर कितने लिख रहे हो आप, 4। मुझे ये बताइए जो 6 आपने नहीं लिखे वो कौन से 6 पॉइंट्स हैं जो आपके जहन में है, जो आपको याद करने की ज़रूरत है ही नहीं, लेकिन जो आप बार बार भूल जाते हो, कोई कॉन्सेप्ट, कोई चीज़ अगर आप भूल जाते हो ना, उन्हीं 4 को आप लिखो। मुझे बताइए जब आप ऐसा ही करोगे ना हमेशा, हर नोट के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कितने नोट्स होंगे, बहुत कम। जितना कम नोट आपके पास होगा उतना ही चांसेस है सिलेक्ट होने का। देखो सब पढ़ते हैं लेकिन सब पास नहीं होते हैं। अब आप कहोगे सर सीट्स कम है, मैं रिपीट करूंगा वही पहला वाला पॉइंट, सीट्स कम है, मैं भी मानता हूँ सीट्स कम है। चलो इस बार अगर आपका क्वालिफाई नहीं हुआ तो अगली बार तो 100% कन्फर्म होना चाहिए, हो रहा है। और तीसरी बात, ये भी मुझे बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा ये है फर्स्ट अटैम्प्ट, कितना है भाई, फर्स्ट अटैम्प्ट, सर मेरा कहाँ हो जाएगा, जो 3 अटैम्प्ट दे रहे हैं उनका नहीं हो रहा है। सर 3 बार एक लड़के ने मेंस लिखा, मेरा पहला है। आई टेल यू इट इज़ रॉन्ग थिंकिंग, आपका माइंड सेट ही खराब है। जो मैंने पहला पॉइंट लिखा था, क्यों, क्योंकि मैंने देखे, मैं करता हूँ ना यहाँ इंटरव्यू, मैंने देखे यहाँ पर बच्चे कि जो पहले अटैम्प्ट में हो गए, मैंने यहाँ पर बच्चे देखे जिनका 3 अटैम्प्ट के बाद भी नहीं हुआ है। दिस थिंग इज माइंड सेट खराब है ना, माइंड सेट ठीक नहीं है। आपने सोच ये कैसे रखी कि सर मेरा पहला अटेम्प्ट है तो जिनका तीसरा अटेम्प्ट है सिलेक्शन उनकी हो जाएगी, मेरी हो जाएगी। ऑब्वियसली आपकी हो जाएगी अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो, ठीक है ना। सो एक तो ये हो गया। मुझे बताओ पहले ही आपने 6 चीज़ें काटी, मगर 6 चीज़ें कौन सी काटी आपने, जो आपको ज़रूरत है, जो आपके दिमाग में रहा, जो चीज़ आपको याद नहीं रहती है, बार बार आप भूल जाओ, तो बस उन्हीं 4 को लिखो, उसी को रिवाइज करो। वो तो है ही है ना जहन में, वो तो जहन में है ही है, वो तो भूल तो नहीं जाते ना। सेकेंड थिंग इज कि आप क्या करो, आप डायग्राम्स बनाओ, आप फ्लो चार्ट्स बनाएं। देखो जब आप चार्ट बनाते हो ना, जब आप कोई फॉर एग्जांपल आप लिखते हो जैसे कि एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, पढ़ा होगा आपने, एविडेंस ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एल्फ्रेड वेगनर 912 ये है ना। तो आप लिखो वो क्या एविडेंस बता रहा है, लिखो एविडेंस नंबर 1, इधर फ्लो चार्ट बनाओ, डायग्राम बनाओ, इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो, इधर लिखो। आपके जहन में आता है ऊपर मैंने ये लिखा था, फिर ये लिखा था। अच्छा अगर आप ऐसे करोगे ना, ऐसे करके लिखो, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, आप ऐसे करके लिखते हो ना, नहीं याद रहेगा। मैं लिख के देता हूँ, नहीं याद रहेगा। अगर आपने ऐसे नंबरिंग करके लिखा, नंबरिंग करके मैं लिखूंगा बोर्ड पर, बिकॉज आई हैव टू टीच। आपको ऐसे लिखना है, लेकिन बाद में घर में क्या करना है, फ्लो चार्ट्स बनाने, ताकि आप रिकॉल कर पाओगे कि यार मुझे कैसे करना है, मुझे कैसे नहीं करना है, तब जाके बात बनती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो ना तो फिर बातें नहीं बनती हैं, कुछ भी आप करो। माइंड सेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक लड़का गंदगी करता है, गलत काम करता है, ये उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है उसका। सो आपकी सोच ही
जैसे जैसे मैं क्लास में कहता हूँ कि हर किसी बंदे को अपना अपना खुदा है। व्हाट डज इट मीन? खुदा तो एक ही है ना, खुदा तो एक ही है ना। मैं क्यों कहता हूँ कि हर किसी को अपना अपना खुदा है? जितने लोग उतने खुदा। इसका मतलब ये हुआ कि हर इंसान की अपनी अपनी सोच है। मैं अगर खुदा को ये समझता हूँ तो मेरे लिए खुदा वही है। अगर कोई दूसरा बंदा है वो खुदा को ये सोचता है ना, तो उसके लिए खुदा वही है। कोई तीसरा बंदा है वो खुदा को ये सोचता है, तो उसके लिए खुदा वही है। इसलिए मैं कहता हूँ बार बार क्लास में, हर इंसान के लिए अपनी अपनी अपना अपना खुदा है। अब मैं ये कहता हूँ कि कुरान में एक आयत है, वो वाज़े अल्लाह ताला कहता है कि इंसान को परेशानी आ जाती है, इंसान को, ये मैं इसके साथ रिलेट कर रहा हूँ, इंसान को परेशानी आ जाती है, परेशानी के बाद उसका जो सिस्टम है वो अच्छा हो जाता है। लेकिन ये उनके लिए जो ईमान वाले हैं, जिनको भरोसा है। भरोसा मत हमें भरोसा है ही नहीं ना उस पर। देखो आप कहेंगे सर आप क्यों ऐसा बोलते हो? मैं आपको रियलिटी बोलता हूँ ना। हमें कुछ परेशानी होती है तो हम सब कुछ छोड़ते हैं, हम वेट ही नहीं करते हैं, उसकी क्या मर्जी है, वो क्या चाहता है मुझसे, है ना। तो फेल में उसको कहता हूँ, याद रखना मेरी बात, दिस इज द लास्ट पॉइंट, आई एम लीविंग नाउ बिकॉज आई हैव माय क्लास। फेल में उसको कहता हूँ जो फेल हुआ एग्जाम में, उसको फेल कहूँ? कभी नहीं। फेल में उसको कहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने माइंड में कोई विजन बनाया है, फिर आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप फेल हो गए, दूसरा दे दिया आप फेल हो गए, उसके बाद आपने एग्ज़ाम देना छोड़ दिया, तो मैं समझूंगा अब आप फेल हो गए। क्यों? क्योंकि आपने कोई विजन बनाया था, उस विजन से ना, एग्ज़ाम ना देने से आपने उस विजन पर आपने कंप्रोमाइज़ किया। द मोमेंट यू आर कंप्रोमाइजिंग योर विजन, देन यू बिकम द फेलियर। सो इसलिए मेरी बात याद रखना, कभी भी अपनी विजन में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। या तो पहले ही सोचो मुझे क्या करना है, मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। द डे आपने सोचा कि मुझे जाना चाहिए, उसके बाद रुकना नहीं है। आपने पहले ही सोचा कि मुझे नहीं जाना, बात खत्म। हाँ, मैं कहूँगा, मैं आज भी बोलूँगा, मैं आपको क्लास में कल बोलूँगा, आपको हर रोज़ लगेगा कि मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। ये होता है, मतलब वो ह्यूमन नेचर है कि मुझे ऐसी फीलिंग अराउज हो जाती है कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी, बट नेक्स्ट डे आपको यही सोच आएगी यार शायद नहीं होगा मुझसे। नेक्स्ट डे, थर्ड डे आपको फिर से दिमाग में आएगा नहीं मेरा हो जाएगा। फोर्थ डे फिर आपको दिमाग में आएगा यार मुझसे नहीं होगा। और बहुत सारे आपको बच्चे मिलेंगे ना, अभी कोई कहेगा क्या ये परेशानी है, मैं घर में अच्छा था, तो आपको ये सब मिलेंगे ना। अच्छा, मैं आपको यही बोलूँगा ना, आप निकलेंगे घर से, कहाँ से आप, मेजॉरिटी कहाँ से है? लोकल, बाहर? हाँ, लोकल यहाँ की है ना, यहाँ इसी डिस्ट्रिक्ट के आई मीन से, आदि बाहर के होंगे, बाहर आई मीन से बाकी डिस्ट्रिक्ट से होंगे। आपको क्या लगता है कि आप आज निकली हो घर से, आपको ये पता नहीं चलेगा कि आपका मोहल्ला जो है ना, उसको नहीं कल पता चलेगा कि फलानी लड़की जो है ना फलानी जगह जा रही पढ़ने के लिए। अंदर से हर किसी को टेंशन है कि कहीं सिलेक्ट ना हो जाए। ये है, ये ह्यूमन नेचर है। अच्छा, जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाएंगे तब तक वो यही सोचेंगे कि यार इसका नहीं हो जाएगा। फिर जिस दिन आपका हो जाता है ना, फिर वो सब आते हैं दोस्ती करने के लिए। इट्स अ ह्यूमन नेचर कि पहले सब आपके साथ नफरत करेंगे यार, वो उसको लगता है कि मैं बन गई ऑफिसर, मैं हूँ वो, मैं हूँ ये। इट इज़ देयर मेंटलिटी है ऐसी लोगों में कि वो आपको हमेशा पीछे। देखो, मैं आपको कहता हूँ कि आप अपने आप को ना, वो आप अपने आप को फोकस्ड कैसे रखेंगे? सबसे पहली चीज़ है कि मोबाइल को छोड़ना है। आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब तो नहीं डिलीट कर सकते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाँ, बाकी जो आप चलाते हो, हाँ, स्नैपचैट्स वगैरह, अगर आप इस चीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हो ना, तो फिर अपने आप को कंट्रोल किया। आप एक काम करो ना, आप मोबाइल ही मत रखो। मोबाइल रखो इतना बड़ा कि जिसमें व्हाट्सएप चले, जिसमें आपको टाइमिंग्स वगैरह PDF आएगा। उसके बाद लैपटॉप अगर आपके पास है, वहाँ से डाउनलोड करके वहाँ से आप पढ़ो। मोबाइल इज़ द बिगेस्ट थिंग जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बैठी है। सेकेंड, अगर आप अपने आप को फोकस नहीं कर पाते हो ना, नहीं कर पाते हो, तो दुनिया बैठी है पीछे जो आपको गिराने के लिए तैयार है। भाई आपको शायद मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, ये वाली बात, बट द टाइम विल कम, यू विल रियलाइज़ कि मैं कहने का क्या चाहता था। तो सब लोग याद रखना मेरी बात कि आपको हर कोई इंसान पीछे गिराने की तैयार है। अपने माँ बाप भी रेडी नहीं होते कि मेरी बेटी या मेरा बेटा सेलेक्ट हो जाएगा, वो भी नहीं रेडी होते हैं। तो उनको दिखाओ ना कि मुझे आता है कि नहीं आता। वो कब ऐसे दिखाओगे? कैसे आप कर सकते हो ऐसा? वो तब आप ऐसा कर सकते हो जब आप अपने अंदर वो आग पैदा करोगे। देखो, मैंने आज पढ़ाया आपको? नो, सिर्फ मैंने बोला कि कैसे पढ़ना है, किस तरह हमें समझना है, किस तरह PYQ का हेल्प हमें लेना है अगले वाले क्वेश्चन के लिए, कैसे हम थीम्स बना सकते हैं, कैसे हम ये एनालिसिस कर सकते हैं आने वाला क्वेश्चन कैसे हो सकता है। मैंने सिर्फ ये चीज़ बताई। कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो आपके दिल में बैठी होगी, हाँ मुझे ऐसे करना है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कॉल्ड आग, आई वुड से, कि जो आग आपके दिल में, आपके मन में पैदा होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप आगे जाके इस एग्ज़ाम में तैयारी करोगे। होप आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा क्लास में। हाँ, इफ़ देयर इज़ एनीथिंग यू कैन आस्क मी, देन प्लीज़ आस्क एनीथिंग यू वांट टू आस्क। जी जी, पहले दिन से आपने यहाँ पर लिखना ह्यूज नोट, बल्कि नोट, घर में रिवाइज करो, ठीक है ना। डोंट गो आफ्टर ऑप्शंस, प्लीज़ टेक योर टाइम, टेक 2 months, टेक 2 months, टेक 3 months, टेक 4 months, उसके बाद ऑप्शन डिसाइड करो। लेकिन तब तक स्ट्रॉन्ग करो GS।
ठीक है ना। आपने पहला लेक्चर पढ़ा ना, पहले लेक्चर में लिखा आपने रिवाइज किया, अच्छे से रिवाइज किया, दिन रात मेहनत लगानी है। आप बोलोगे सर कितना, हाउ मच टाइम यूपीएससी टेक्स, आई एम टेलिंग इट विल टेक इट्स ओन टाइम। यू विल से सर हाउ मच टाइम, आई विल से अगेन ओन टाइम। ओन टाइम मीन्स इट्स 2 years। उसके अलावा लग सकता है, यस, इट डिपेंड्स अपॉन द मेंटल कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड। किसी को 2 साल लगेंगे, किसी को 4 साल भी लगेंगे। कोई 2 साल में ही निकालता है, कोई 4 साल में भी नहीं निकालता है। सो इट डिपेंड्स कि आप कैसे कर रहे हो। मैंने कहा ना आपको, हर कोई बच्चा जो है ना वो तैयारी कर रहा है, लेकिन तरीका ठीक नहीं है। तरीका है ना, वे, डायरेक्शन जो है दैट्स इंपॉर्टेंट। आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो पता नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी आप घर जाएंगे, आज से ऑप्शनल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जब आप ऑप्शनल पढ़ना स्टार्ट करोगे, जीएस सारा बैठ गया। अच्छा, आज से अखबार भी देखो। एक बच्चा यहाँ पर आया था, मुझे याद है उसकी बात। उसने मुझे बोला कि सर बहुत जोश था उसको, जैसे कि आपको भी जोश है ना, ये जोश नहीं रहता है बाद में, इसलिए इस जोश को थोड़ा थोड़ा दिखाओ, मेंटेन करो इस जोश को। सारा गेम इधर है। आपको सर्दी लगती है, इट्स हियर। आपको गर्मी लगती है, इट्स हियर। आपको गुस्सा आता है, इट्स हियर। इट्स नॉट बॉडी रिजल्ट दिखाती है, इट्स ऑल हियर। आपने सोचा कि मुझे पढ़ना है, इट्स अगेन हियर, है ना। आपको लगता है कि हाँ मुझे अफसर बनना है, इट्स अगेन हियर। इट्स नॉट योर बॉडी, इट्स अगेन हियर। वट एवर इट इज़, इट्स ऑल इन योर माइंड। चाहे मैं दिल की बात करूँ या माइंड की बात करूँ, हाँ, जो भी मैं कहूँ। तो उसने मुझे कहा कि सर बहुत जोश था उसको। उसने कहा कि सर मुझे कौन सी बुक पढ़नी है इस सब्जेक्ट के लिए। मैंने उसको बताया, एक बुक मैंने बताया। और क्या पढ़ना है, मैंने और बुक बताया। सर और क्या पढ़ना है, मैंने और बताया। सर आप कौन सा अखबार पढ़ना है, मैंने अखबार का नाम बताया। सर और कौन सा अखबार पढ़ना है, मैंने 4 अखबारों का नाम बताया। उसके बाद उसने बोला कि सर मैगजीन कौन सा पढ़ना है, मैंने एक मैगजीन का नाम बताया। और कौन सा मैगजीन पढ़ना है, ऐसे बताते बताते मैंने उसको 4 बताया। तो लड़का बहुत जोश में था, वो गया मार्केट, ही परचेज ऑल द NCERTs, all the books which I told him। मैंने नहीं कहा था ना, उसने मांगा, नहीं सर मुझे और ही बताओ, मुझे और बताओ। 1 महीना उसने पढ़ा खाली। 1 महीने के बाद वो बोलते हैं ना कश्मीर में, ठाइन 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 ठिस। सुना है कभी? ये बहुत मशहूर है कि आप बहुत ये ठाइन ठाइन करते हो, लास्ट में कुछ नहीं। तो इसलिए आप रश ना करना किसी चीज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने ऐसे लड़की और लड़कियाँ हैं जिनको जो कितने आवर्स पढ़ते हो आप इस वक्त, या छोड़ा? ग्रेजुएशन तक हमने किया था, पढ़ा था 2-4 घंटे। अंडर ग्रेजुएट से आप भी हो, तो बाकी ग्रेजुएट से ऑलमोस्ट नो। अंडर ग्रेजुएट से नाइस। आप किया है, आपने भी किया है। तो आप रश ना करना। जैसे अभी किसी लड़के ने या लड़की ने 1 साल पहले किया होगा, उसने छोड़ा होगा, तो 1 साल में मत आपने पढ़ा कुछ। 1 साल आप क्या कर रहे थे, घर में बैठे थे। तो आप ये ना समझना कि मैं पहले दिन से 10 घंटे पढ़ूँ। इट्स रॉन्ग स्ट्रैटेजी। 10 घंटे पहले दिन पढ़ना है, बकवास है ये। करना क्या है, करना ये है कि अगर आप फर्स्ट डे जब होता है, फर्स्ट डे के लिए आप इजी बन जाओ। आप सिर्फ 2 आवर्स को पढ़ो। 10 घंटे पढ़ना है, पर 2 को करना है 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद 2.5 आवर्स, बस इतना ही पढ़ो। 10 दिन के बाद फिर 3 आवर करो, 10 दिन के बाद फिर 3.5 करो, उसके बाद ऐसे करते 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 आप उसको 8 या 10 घंटे तक पहुंचाओ। पहले ही इंस्टेंस पर 10 घंटे, इट्स रॉन्ग। 1 ही महीना निकलेगा, 1 महीने के बाद नहीं पढ़ोगे, अगेन रॉन्ग स्ट्रेटजी। सेकेंड, जो भी आपको टीचर यहाँ पर पढ़ाता है ना, उसको अच्छे से पढ़ो, उसको रिवाइज करो। उसके बाद बुक्स के बारे में सोचो। जब टीचर कहेगा ना ये बुक लाओ, हाँ आज से लाना, तब लाना। और गेट माय पॉइंट। पहले इस दिन आप लाते हो, फिर वो अलमारियाँ भर के रखते हो, फिर रिश्तेदारों को और घर वालों को बोलते हो कि मैं पढ़ती हूँ, मैं पढ़ता हूँ। इट्स रॉन्ग। डोंट टेल एनीवन व्हाट आई डू। किसी को अपने बारे में मत बोला किया करे कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। Everyone's eyes are on you। हर कोई आपकी तरफ देखता है। आपको लगता है कि मेरी तरफ कोई नहीं देखता। हम पूरा मोहल्ला, पूरी सोसाइटी आपको देख रही है कि आप जिस गाँव में गाँव से हूँ, जिस गाँव से मैं हूँ, मैं आपको बोलूँगा, मैं गाँव की वजह से नमाज़ पढ़ने नहीं जाता था। वजह थी उनकी, क्यों वजह थी? मैं एक दिन जाता था नमाज़ पढ़ने के लिए, द डे कॉल्ड फ्राइडे, बस। और कोई नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ता था। रीज़न था गाँव, रीज़न था मोहल्ला, रीज़न थे मेरे गाँव के अपने लोग। वाई? बिकॉज कि जब मैं नमाज के बाद जब मैं सलाम वलाम फिरते थे ना, हम फिर जब बाहर निकलते सब मुझे बोलते थे, अच्छा आपको एग्ज़ाम था, पता क्या गोपा था। सो कितना दर्द ये देखो, आप इस फेज से नहीं गुजरे हो ना, आप इस फेज से गुजरने वाले हो। जब आपको ये बोला जाएगा ना कि आपने एग्ज़ाम दिया था, आपको पता है कि मैं फेल हुआ हूँ, अब मैं क्या बोलूँ दूसरी बार? अच्छा वो दूसरा बंदा, अच्छा आपने क्या किया था उस एग्ज़ाम का, आपने क्या किया था, सबको पता थी ना मैं क्या कर रहा हूँ। फिर कितने बार आप सुनेंगे ये सवाल कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। बहुत मुश्किल होता है इस सवाल का जवाब देना। फिर मैं कब जाता था नमाज़ पढ़ने के लिए, ऑनली फ्राइडेज़। जो ही मौलवी साहब सलाम फिर था ना राइट वाली, मुझे साथ में खोर सलाम फिरने बोल संगर। वाई? बिकॉज मुझे पता था कि मुझे उसके बाद सवालों का जवाब देना है। आई होप कि हाँ यू गॉट समथिंग। थैंक यू वेरी मच।